भारत का नया संसद भवन तैयार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। देश के लिए गौरव का क्षण होगा। वहीं इसको लेकर के तमाम तरह की राजनीति भी हो रही है। कई पार्टियां और कम से कम 20 से अधिक पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। उनका विरोध संसद भवन को लेकर नहीं है, बल्कि इसके उद्घाटन को लेकर के है। ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस के वाइस चेयरमैन वेलैया नायक साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस पर चर्चा के लिए, तो उनसे हम सीधे मुखातिब होते हैं। डॉक्टर वेलैया नायक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरह की जो राजनीति हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री के उद्घाटन को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री क्यों उद्घाटन करें, प्रथम नागरिक के तौर पर महामहिम राष्ट्रपति को उद्घाटन के लिए न्योता भेजा जाना चाहिए सरकार की तरफ से, और महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं, उनकी अनदेखी करने का सीधा मतलब लगाया जा रहा है कि आदिवासी महिला की अनदेखी। तो क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? विजय जी नमस्कार जी। ये दुख की बात है क्योंकि भारत के आज़ादी के बाद पहली बार नया संसद बना है। अब तक हम जो ब्रिटिश काल में संसद था वही संसद में जी सरकार चला रहे हैं। भारत संविधान आर्टिकल 79 के हिसाब से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद बोथ द हाउसेस, इट्स नथिंग बट द पार्लियामेंट। ये तो पार्लियामेंट होती है। संसद के भवन का पहला अधिकार होता है महामहिम राष्ट्रपति जी का, उसके बाद होता है दोनों स्पीकर का। उसमें राज्यसभा का स्पीकर होंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद लोकसभा का स्पीकर, और उसमें हाउस का नेता होता है चुने हुए प्रधानमंत्री, उसके बाद अपोजिशन लीडर होता है। यह कोई छोटी सी लाइब्रेरी का इनाग्रेशन नहीं है और कोई एक्सटेंशन का इनाग्रेशन नहीं है। ये सीधा नया पार्लियामेंट का भवन का, संसद का इनाग्रेशन है। तो हमारे राष्ट्रपति जी क्यों ना इसका उद्घाटन करें? इसमें बीजेपी को क्या दिक्कत है? क्यों माननीय प्रधानमंत्री जी करना चाह रहे हैं? क्यों कैबिनेट इसमें डिसीजन नहीं ले पा रही? हमको तो लग रहा है कि एक आदिवासी हूँ मैं, पहली बार इस देश में एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, तो उसको साइडलाइन करने का कोई विचार है क्या मन में? ऐसा लगता है जी। और एक बात है, कम से कम इनविटेशन, कम से कम वहाँ जो प्रोग्राम हो रहा है, इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, पहली बार हो रहा है, तो उसमें तो राष्ट्रपति जी को शामिल करना, चीफ गेस्ट के तौर पे बैठाना, तो हमारा देश का शोभा बढ़ेगा। डॉक्टर साहब, जो बीजेपी के लोग हैं उनकी दलील है कि उन्होंने ही पहल करके द्रौपदी मुर्मू, जो कि पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं भारत की, उनको इस गद्दी पर बैठाया था। लिहाजा उनका कोई इरादा नहीं है कि किसी आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति के पद पर आसीन है उनका अपमान करने की। और दूसरी तरफ राष्ट्रपति भवन की तरफ से भी या द्रौपदी मुर्मू की तरफ से भी किसी तरह की कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गई। और जाहिर तौर पर इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति इस तरह की बातों में नहीं उलझते और कोई आपत्ति जाहिर भी नहीं करते, तो इसे बहुत हल्के में ले रही है बीजेपी। तो इसमें क्या दो चीज़ है। भारत की संविधान के बेसिस पे जो भी राष्ट्रपति बनेंगे, राष्ट्रपति बनने से पहले कोई भी राजनीति दल में रह सकते हैं, मगर एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद राजनीति दल का जो मेंबरशिप है छोड़ देते हैं। असल भारत के संविधान के मुताबिक जो भी राष्ट्रपति है सब वही की है। मुर्मू जी बीजेपी में रही है, आरएसएस में काम की है, आज राष्ट्रपति बनने के बाद वो बीजेपी से ताल्लुक टूट गई है। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात। हाँ, और दूसरी तरफ अब जब कांग्रेस ने नहीं सपोर्ट किया, दूसरे दल ने मुर्मू जी को नहीं सपोर्ट किया राष्ट्रपति बनने में, तो आज ये क्यों पूछ रहे हैं, ये सवाल भी ला रहे हैं सामने। मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ कि जीत के आने से पहले जिसका राजनीति उन्होंने करेंगे, एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद उसका हम गौरव बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, एक राष्ट्रपति पद की गरिमा होनी चाहिए। और आपका साफ कहना है कि राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति को मौका मिलना चाहिए इस तरह के भव्य भवन का उद्घाटन करने के लिए, क्योंकि देश की गौरव की बात है और ये ऐतिहासिक पल होगा।
तो एक सवाल हम यहाँ पर खास तौर पर से उठाना चाहेंगे, जिसका जवाब हालांकि आपने पहले ही दे दिया कि 1975 में जिस तरह से एक्सटेंशन भवन का उद्घाटन इंदिरा गांधी ने किया था, 85 में राजीव गांधी जी ने लाइब्रेरी भवन का उद्घाटन किया था। हालांकि आपने बताया था कि वो एक्सटेंशन था, वो मूल भवन नहीं था, लेकिन वहां भी थोड़ा तो मान रखना था राष्ट्रपति को, वहां पर उस वक्त भी ऐसा नहीं किया गया था। तो वहां पे क्या हुआ, एक्सटेंशन का जो फाउंडेशन स्टोन था वो उस टाइम का राष्ट्रपति जी के हाथ से हुआ था, और जो लाइब्रेरी का भी फाउंडेशन स्टोन था वो भी राष्ट्रपति जी का, महामहिम राष्ट्रपति जी का हाथ से हुआ था। मगर यहाँ तो इससे पहले जब फाउंडेशन स्टोन डाला गया था तब तो हमारा एक दलित समुदाय के आने वाले थे, रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे, उनको भी नहीं बुलाया गया, उनको भी शामिल नहीं किया गया है। और आज एक आदिवासी महिला बैठी है राष्ट्रपति पद पे, तो राष्ट्रपति की क्यों नहीं बुलाया जा रहा? क्या दिक्कत है? बीजेपी को क्यों दिक्कत हो रही है? उसमें क्या मतलब है? क्यों एक महिला है इसलिए नहीं बुला रहे, एक आदिवासी है इसलिए नहीं बुलाना चाह रहे? क्योंकि इस देश में परंपरा रही है हजारों सौ साल से, पिछड़े लोगों को, आदिवासी को, दलित को सबके बराबर नहीं माना जाता है। जिससे भारत की संविधान लागू हुई 1950 जनवरी 26 से पहले इस देश में कोई भी राजा रहते हो, कोई मजहब का राजा रहते हो, उनका रूलिंग कॉन्स्टिट्यूशन क्या था? इक्वालिटी बेसिस पे नहीं था। मगर 1950 जनवरी 26 से इस देश में जब से भारत की संविधान लागू होना शुरू हो गया, जब से सब बराबर का हिस्सा मानते हैं और संविधान की बेसिस पे देश आगे बढ़ाना चल रही है। मगर वो आज भी बीजेपी और बीजेपी का विचारधारा के लोगों के मन में वो पुरानी विचारधारा ख्याल आज भी है क्या, ये डाउट है। क्योंकि मेरे को आज जो हो रहा है इसको देख के एक बात याद आ रही है, इंदिरा जी उनका ऑटोबायोग्राफी में ये लिखी थी कि मैं एक महिला होने के बाद, मेरा पति चलन बसने के बाद मेरे को मंदिर नहीं आने दिया गया था, मगर भारत की संविधान ने मेरे को प्रधानमंत्री बना दिया। कहीं ना ये बात कल हमारे माननीय राष्ट्रपति जी उनका ऑटोबायोग्राफी में लिखने का सिचुएशन खड़ा कर दिए क्या? तो हम ये शर्म से हमारा नाक घटेगी पूरे देश की। डॉक्टर येलैया साहब, जिस तरीके से जो राजनीति चल रही है, जाहिर तौर पर बहुत हद तक आपकी बात भी जायज़ है, लेकिन एक आम जनता जिस तरीके से सोचती है उसको थोड़ा अटपटा लगता है कि भारत के लिए एक बड़ी संपदा जुड़ रही है, नया संसद भवन उद्घाटन हो रहा है, और इस शुभ मौके पर जबकि सबको एक साथ आना चाहिए, जिस तरीके से हाईटेक अंदर सुविधाएं हैं, जो तमाम जूनियर एमपीज भी हैं उनके सामने भी टेबल की व्यवस्था होगी, ज़्यादा जगह होगी बैठने के लिए, कल को आप भी एमपी बनेंगे तो वहाँ जाकर के आप गौरवान्वित फील करेंगे वहाँ पर। तो इसमें कहीं से भी आपकी पार्टी की तरफ से या बाकी विपक्ष के लोगों की तरफ से सराहना के शब्द सुनने को नहीं मिले सरकार के प्रति, तो इस पर क्या कहेंगे? देखो, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, विचार विमर्श से हम एक राय निकाल के आगे बढ़ने का सिस्टम यहाँ है। जब नया संसद भवन का विचार आया था सरकार के सामने, उसको पार्लियामेंट में सबसे बात कर चर्चा कर राय लेना था। ये बीजेपी का सरकार वो काम नहीं किया और उसमें किसी को शामिल नहीं किया। वो फटाक से डिसीजन ले लिया, हम कर रहे बोल दिया, करना शुरू कर दिया। अब जब उद्घाटन का टाइम आया, नहीं, इनका कहना है कि शिवराज पाटिल के ज़माने से ही सोचा जाना शुरू किया था। मीरा कुमार ने औपचारिक तौर पर इसका एक तरह से प्रपोजल रखा कि बनना चाहिए संसद भवन, तो ये पहल कांग्रेस की तरफ से ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी और काम करवा दिया बीजेपी वालों ने। नहीं, अब देखो, संसद भवन बनाने के लिए कोई खिलाफ नहीं है, मगर वो बनाने का जो तरीका है वो गलत है, जो काम शुरू करने का तरीका है वो गलत है। हम क्यों, ये राजा महाराजाओं का रूलिंग नहीं है ना, अब तो कोई राजा नहीं हमको चला रहा, मोदी तो राजा नहीं है, बिल्कुल नहीं, मगर ये राजाओं का सिस्टम से क्यों डिसीजन लिया जा रहा है? यहाँ पे निर्णय ऐसा क्यों लिया जा रहा है? क्यों सब बैठ के नहीं बात कर पा रहे हम? क्यों चर्चा करके पार्लियामेंट में हम एक रेजोल्यूशन करके उसका इम्प्लीमेंटेशन करने की तरफ आपके नहीं जा कहने रहे? का मतलब कि जिस तरीके का नक्शा या फिर वास्तुशिल्प का इस्तेमाल किया गया, उन सब पर एक बृहद चर्चा होनी चाहिए थी तमाम संसद सदस्य और तमाम पार्टियों के साथ, तब जाकर के सरकार को फाइनलाइज करना था कि ये हम इस रूपरेखा के साथ संसद भवन बनाने चाह रहे हैं।
सर, इसी सिलसिले में जो तेलंगाना का नया सचिवालय बना है, उसको लेकर के भी राजनीति हुई। उसको लेकर कहा गया कि जो गुंबद है वो इस्लामिक स्ट्रक्चर से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है, इस्लामिक जो शिल्प कला है उससे इन्फ्लुएंस्ड है, और यहाँ तक कहा गया कि अगर बीजेपी सत्ता में आएगी तो वो गुंबद तोड़वा करके उस अलग तरीके का वो शेप देंगे। तो इसमें कितनी जायज स्थिति लगती है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से स्टेटमेंट था बीआरएस गवर्नमेंट के खिलाफ। तो ये है, यहाँ ये कोई असेंबली, नया असेंबली नहीं बना है, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बना है। जी, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, फिर भी सेक्रेटरी, वो आइकॉनिक ऑफिस है। और ऑफिस है, या सही है, ये आइकॉनिक ऑफिस है। और इसमें गवर्नर जी को शामिल करना था। बीआरएस ने भी वही गलती किया। जो डे टू डे हम सरकार चलाने का तरीका होता है उसमें गवर्नर जी दखल अंदाज नहीं करेंगे। नहीं, हमारा मगर जो सिर्फ डिसीजन सवाल ये है कि जिस तरीके से जो भवन बनकर तैयार होता है और छोटी मोटी नुक्ताचीनी निकाली जाती है कि गुंबद आपने बनाया मस्जिद के तरीके से, इसलिए हम सरकार में आएंगे तो उसको तोड़वा देंगे। इसके अलावा जेडीयू में जो बिहार में मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनकी पार्टी की तरफ से स्टेटमेंट आया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो उस नए संसद भवन का इस्तेमाल ही वो नहीं करेंगे, वहां पर कुछ और अफसरों को बैठा देंगे और कुछ और काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह की राजनीति लोगों, आम जनता का जो मन है, उत्साह है, उसको कम करती है। डेवलपमेंट तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, कोई भी सरकार आओ, कोई भी सरकार जाओ, मगर ये पार्टी बनाने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए जो है वो द्वेष की राजनीति जो कर रहे हैं वो गलत है। कोई पार्टी करो, द्वेष की राजनीति सरासर गलत है। अगर हम भी करें कल, ये गलत हो सकता है। हम ये कायम बोलना चाह रहे हैं आपके कैमरा के सामने, क्योंकि देखो ये बुद्ध भूमि है, यहाँ पे प्यार मोहब्बत से जब चलते हैं, और हमारे संविधान का प्रियाम्बुल बोलता है फेटर्निटी, उसका बेसिस पे इक्वालिटी, उसका बेसिस पे हम जस्टिस, उसका बेसिस पे फ्रीडम, ये भाईचारे से जीने का देश है। मगर ये भाईचारे के देश में हर मजहब को इक्वल राइट है, हर आदमी को इक्वल राइट है। वो पहले बेसिक फंडामेंटल हम मानना चाहिए, और उसका बेसिस पे अगर हर राजनीति दल सोचेगी तो इस देश में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगी और देश की जनता प्यार से आगे बढ़ेगी। कोई बोलता है मंदिर खोदो, उसके नीचे लिंग निकलेगा तो शिवलिंग निकलेगा तो हमारा, और बोन्स निकलेंगे तो मस्जिद का, ऐसा बात करती है बीजेपी। क्योंकि बीजेपी कभी भी द्वेष का राजनीति से ही आगे बढ़ना चाहती है। एक के खिलाफ एक को भड़काओ और उससे डिवीजन लाओ और वो कौम को एक जगह बनाओ और उसका मेजॉरिटी वोट ले। जी, ये वोट बंटवारे का एंगल है, इससे देश को नुकसान है। डॉक्टर साहब, एक और राजनीतिक सवाल, जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनका ताल्लुक उड़ीसा से है। उड़ीसा में जो सरकार है, जो मौजूदा सत्ताधारी पार्टी है बीजू जनता दल, वो पार्टी समर्थन कर रही है और वो समारोह में शरीक भी होंगे। इसके अलावा आपका जुड़ाव भी तेलुगु स्टेट से है, यहाँ वाईएसआरसीपी, टीडीपी, वाईएसआरटीपी, इस तरह के जो दल हैं वो भी इस समारोह में शामिल होंगे। तो ये जो मनोवृत्ति है कि जो क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो बसपा है, वो भी समर्थन कर रही है कि नहीं हम शामिल होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उड़ीसा से अगर वाकई जो आदिवासी महिला के प्रति असम्मान की भावना वाली बात होती तो सबसे पहला विरोध तो उड़ीसा में आम लोगों के प्रति के तरफ से होना चाहिए था। अगर आम लोग इस तरह के सवाल खड़े करते तो बीजू जनता दल की हिम्मत नहीं होती कि वो इस समारोह में शरीक होते और समर्थन करते। तो इसको आप किस तौर पर लेंगे? इस देश का आदिवासी आज दो पेट का खाना के लिए भड़क रहा है जी। अब जो हक की लड़ाई लड़ने का ताकत तो अभी आया ही नहीं, तो हम कहाँ से इतना जल्दी से पूरी आदिवासी समाज इकट्ठा बन के सामने आके हमका जो हक, हमारे माननीय राष्ट्रपति जी का हक छीना जा रहा है, ये कहाँ से सवाल उठेगी? इसके लिए तो टाइम लगेगी ना। आप अगर वो सवाल उठना शुरू हुआ तो बीजू जनता दल वहाँ तक पहुँचती नहीं, आप सही बोल रहे हैं। मगर वहाँ जो हमारे आदिवासी समाज है उतना जागरूक नहीं है। उतना जागरूक हो सकती तो आज तक भारत संविधान के जितने भी हमारे आदिवासी समाज के हक थे अब तक लागू कर दिया होता था। अगर कोई भी पार्टी का राज चलो, मगर आदिवासी समाज का हक जो संवैधानिक आधार हक जो कहाँ है, कहाँ लागू हो रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम पूछने के बाद बीजू जनता दल क्या डिसीजन लेगी यह अलग बात होती है, मगर भारत संविधान के मुताबिक हमारे माननीय राष्ट्रपति जी का अपमान हो रहा है या नहीं हो रहा है,
ये बीजू जनता दल को और पूरे देश की पार्टियों को सोचना था। सर, तेलुगु स्टेट्स की बात करें तो वाईएसआरसीपी, टीडीपी, क्या हाँ, आपको ये क्या लगता है ये प्रेशर में आकर के सरकार का समर्थन कर रही है, बीजेपी का समर्थन कर रही है और समारोह में शरीक हो रही है? पूरे केसेस में लगे हुए हैं। यह चंद्रबाबू नायडू के पीछे केसेस है, जी। जगन मोहन रेड्डी के पीछे केसेस है, केसीआर के पीछे केसेस है। आज मोदी से कोई लड़ना नहीं चाहता है। अब एक बड़ा मजबूत आदमी खड़ा के रहेगा, उसको देखते ही आधा लोग डर के पीछे चले जाते हैं। आज चंद्रबाबू नायडू का, जगन मोहन रेड्डी का पार्टियों का हालत वैसी है। वो कोई हक के लिए या न्याय के पक्ष में ठहरने के वो पोजीशन में नहीं है, आज को हालात में नहीं है, वो सिचुएशन में ही नहीं है, खुद की बचाव में पड़े हुए हैं। कब कौन ईडी छापा मारेगा, कब सीबीआई छापा मारेगा। आज मोदी को क्यों गुस्सा दिलाना, कौन सा ऐसा फायदा हुआ ये 10 साल में आंध्र प्रदेश को या तेलंगाना को केंद्र सरकार की तरफ से? क्या मोदी जी ये फायदा दिया? ये बात चंद्रबाबू नायडू 5 साल सरकार में थे, अब जगन मोहन रेड्डी 4 साल से है, बोल पाएंगे वो लोग? नहीं, क्योंकि बचाव में है और सरकार बचाव में है, खुद बचाव में है। इसीलिए वो केंद्र सरकार से प्यारे दिल से डर के मारे रहना चाह रहे हैं। जी। डॉक्टर साहब, आप कांग्रेस पार्टी के सक्रिय पदाधिकारी हैं, तो जाहिर तौर पर संसद भवन के अलावा और भी बातें कर सकते हैं हम आपसे आधिकारिक तौर पर। आप बता रहे थे कि मोदी से डर करके लोग नहीं बोलते हैं नेता, ऐसे नेता भी जिनके पार्टी में 20-25 एमपी हों, जैसा कि वाईएसआरसीपी के अपने जगन मोहन रेड्डी साहब हैं। तो देश में, पूरे देश में आपको कौन लगता है एक मजबूत आदमी, मजबूत पार्टी का लीडर जो मोदी और बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो सकती है? कांग्रेस पार्टी में आपको ऐसी संभावनाएं नजर आती हैं? यहाँ राहुल गांधी है इस देश में। आप देखिए, जब से सितंबर 7 तारीख को राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, उससे पहले राहुल गांधी जी क्या बोलते थे इस देश में? हर नागरिक, बीजेपी आरएसएस के जितने भी संगठन है, जितने भी मीडिया हाउसेस है, राहुल गांधी का पूरा इमेज को 10-15 साल में डैमेज करके नेगेटिव में लाके रखे थे। राहुल गांधी जी कभी एक शब्द नहीं बोले। जो मीडिया इंडिपेंडेंट काम कर रहा था उसको डरा दिए, जो जर्नलिस्ट इंडिपेंडेंट काम कर रहा था उसको डरा दिए, जो सोशलिस्ट राइटर्स इंटेलेक्चुअल्स काम कर रहे थे उसको डरा दिए। बाहर आके कोई एक आर्टिकल लिखने को तैयार नहीं था। वो माहौल में राहुल गांधी जी खड़ा हुआ और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चले। उनके साथ हम भी चले थे, 150 दिन पूरा देश में चले थे। हल्लू 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 हर आदमी को हिम्मत आने लगी। तब आज बहुत सारे लोग बात करना शुरू हो गई है, क्योंकि संविधान में जितना मजबूत सरकार रहेगी उतना मजबूत अपोजिशन भी रहना बहुत जरूरी है, जब भी डेमोक्रेसी आगे बढ़ पाएगी। मगर डेमोक्रेसी को खत्म करने को, संविधान के अधिकार को खत्म करने को जो विचार रखे, एक पार्टी का सिस्टम जैसे हिटलर चलाया था वैसा चलाने का जो विचार बीजेपी आरएसएस में है, ये गलत है। मगर भारत वैसी भूमि नहीं है। भारत में हर कौम, हर जात, हर मजहब इक्वालिटी बेसिस पे, संविधान बेसिस पे चलना चाहिए। वो चलने का विचार रखना चाहिए, ओपनली बात करना चाहिए। बात करने से डरेंगे तो नया विचार कहाँ से खुल के बाहर आएंगे? ये नया विचार आने से ही रोक देंगे। हर कोई आदमी यही चैनल में, ऐसा ये रूट में ही सोचना है, ये रूट में ही जाना है, हम जैसे बोले वैसा ही खाना खाना है, वैसा ही कपड़े पहनना है। ये सिस्टम कहाँ से आया? डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि मोदी के खिलाफ राहुल गांधी एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियों का, तमाम विपक्षी पार्टियों का उनको समर्थन नहीं मिल पा रहा है। कर्नाटक की जीत के बाद जाहिर तौर पर एक बड़ा कॉन्फिडेंस गेन किया आपने, लेकिन यही कॉन्फिडेंस कहीं दिख पाएगा? अब चूंकि बिहार में भी कई जिलों का दौरा करते हैं, बहुत ग्रास रूट लेवल पर आपकी आम लोगों से बातचीत होती है, तो पदाधिकारी होने के साथ साथ आप गहरे तौर पर उत्तर भारत में भी आम लोगों से जुड़े हुए हैं। लोगों की कैसी मंशा है? बिहार, यूपी, चाहे तेलंगाना, यहाँ पर कांग्रेस को रिवाइवल मिल सकेगा? आप बहुत बढ़िया सवाल हमसे पूछे हैं। मैं भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से निकला था। कन्याकुमारी हमारे तमिलनाडु में हमारी गठबंधन की सरकार है, वहाँ क्या माहौल है देखा था। उसके बाद केरला में आए थे, केरला में देखा था क्या माहौल है। लाखों लोग साथ में चले थे, 20-20 किलोमीटर, 25-25 किलोमीटर। तो जब तक दिल्ली पहुंची थी यात्रा, 50% कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, 50% आम जनता थी। जिस दिन हम दिल्ली में एंटर हुए, 20% कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, 80% आम जनता थी।
उसके बाद हम दिल्ली बॉर्डर उत्तर प्रदेश में एंटर हुए। आपको तो पता है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का हालत क्या है, जी कोई सरपंच तक हमारे पार्टी की तरफ बिल्कुल, नहीं है, निकाय चुनाव में कोई बहुत चुनाव बड़ी में हम जीते नहीं जी, है, बहुत जी, बुरी हालत है मीडिया की नज़र से, हमारी नज़र से नहीं, मीडिया की नज़र से। पहला दिन 3 लाख लोग राहुल जी के साथ चले थे। जी। हम 3 दिन चले थे उत्तर प्रदेश जन में। समर्थन मिलता है, लेकिन ये वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाता? 100% होता है। पहले यात्रा से पहले की बात अलग है, यात्रा से बाद की बात अलग है। आज एक बार आदमी को हिम्मत जुटने के बाद ये लगेगा कि राहुल जी लड़ेंगे। अब जब से हिम्मत आई, इसीलिए जब तक जनता साथ में जाना जुड़ना शुरू हो गई। मैं तो बोल रहा हूँ दिल्ली के बाद जो भारत जोड़ो यात्रा चली वो मास मूवमेंट में कन्वर्ट हो गई। हम कश्मीर वैली में एंटर हुए थे विजय जी, मैं आपको बोल सकता हूँ कि जो हमारे सिक्योरिटी दे रहे थे पुलिस, 2 किलोमीटर चलने के बाद रस्सी छोड़ के चले गए। क्यों चले गए हमको पता नहीं। बिल्कुल, उसको लेकर के भी विवाद हुआ, चूंकि तो राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर के राहुल मसला जी का जो पर्सनल सिक्योरिटी थे, हम यात्री थे 100 लोग, और 100 लोग यूथ कांग्रेस के थे, सब मिलके और 1 किलोमीटर चलाए थे राहुल जी को। मगर राहुल जी का पर्सनल सिक्योरिटी बोले भीड़ बहुत बढ़ गई थी, 20-25 हज़ार ज़्यादा हो गए थे, वहाँ बारिश था, तो नहीं राहुल जी को हम ऐसा नहीं चला पाएंगे, दिक्कत होगा, हम सिक्योरिटी, आपका सिक्योरिटी बस नहीं होगा। तो फिर चर्चा की है, राहुल जी को ब्रेक करके आगे जाना पड़ा। हम जितने यात्री थे सब वो 12 किलोमीटर चल के गए थे। ये क्यों बता रहा हूँ मैं कि एक बार जनता तय कर लेगी तो कोई राजनीति दल नहीं रोक पाएगी। भारत की जनता आज पूरा मोदी को हटाना, राहुल जी को लाने के लिए तय कर लिया है। राहुल गांधी एक ही विकल्प है, वो झूठ नहीं बोलते हैं, वो पढ़े लिखे आदमी है, मन से बात करते हैं, दिल से बात करते हैं, हर आदमी का दर्द को समझते हैं। उसको जो चीज़ के बारे में पता नहीं है तो वो बैठ के सुन के जानकारी लेके समझने का प्रयास करते हैं। जो उनमें उनका जो मन में आता वो नहीं बोलते हैं कभी। वो आपकी जो दिल की दर्द है वो समझेंगे, और समझने में टाइम लगे तो उसके लिए टाइम देंगे, और वो महसूस करके उसका हल निकालेंगे। ऐसा नेता तो मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। मैं 20 साल आदिवासी आंदोलन में था, उसके बाद अब 8 साल से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ। राहुल जी जब मेरे से बुला के बात किए थे, आदिवासी के बारे में चर्चा किए थे, जितना भी नॉन कांग्रेस संगठन से बात किए थे, उस दिन से मैं उनके जुड़ा हूँ। पहली बार मिला तो मेरे को ऐसा लगा था इनके बारे में बहुत गलत फहमियाँ हैं सोसाइटी में, मगर ये तो इतना पढ़ा लिखा आदमी है, इतना नॉलेजेबल पर्सन है, क्यों ऐसा गलत फहमियाँ चल रही बार। तब तो पता चला मीडिया कर रही है इसके बारे में, बहुत बड़ा षड्यंत्र था। मगर आज मोदी जी के खिलाफ देश को बचाने को, संविधान बेसिस पे देश को चलाने का नेता राहुल गांधी बन सकते हैं, उनको एक मौका मिलना चाहिए। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप आदिवासी कल्याण को लेकर के लंबे समय तक संघर्षरत रहे हैं और जाहिर तौर पर काफ़ी स्टडीज़ की है आपने, लोगों से मिला है। आपको लगता है कि जैसे देश बदल रहा है वैसे आदिवासी समाज भी बदल रहा है और सरकार की तरफ से इसमें भूमिका है, उनको सपोर्ट मिल रहा है? जितना जनरल समाज में बदलाव है उतना फास्ट आदिवासी समाज में नहीं है। इसमें सरकार यहाँ की भी गलतियाँ हैं। हर कोई सरकार, कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, क्योंकि आदिवासी को समझने में भी उनका समझ में, उनका दर्द समझने में भी थोड़ा गलतफहमियां हैं। अब देखिए यहाँ पे 700 से ज़्यादा जातियां हैं आदिवासी की। हर जाति का अलग कल्चर होता है, अलग सोशल स्टेटस होता है, और वो जो प्रकृति में जीते हैं वो प्रकृति के हिसाब से ही उनका जानकारी होती है। एक प्लेन एरिया में रहेगा तो वो प्लेन एरिया की जानकारी रहेगा, एक गहरी जंगल में रहेगा तो उनका ही जानकारी रहेगा। मगर जो सरकार की डेवलपमेंट मॉडल है वो आदिवासी कैसे जीवन में है, उसका कैसे कैपेबिलिटी है, इसका बेसिस पे नहीं बन रहा। जो ऑफिसर बैठेंगे, आदिवासी का बजट रहेगा, ये बैठ के प्लान बना देंगे, ये इनको ये दे देंगे, उनको वो दे देंगे, उसका हिसाब से वो उसको कितना यूज़ है, वो यूज़ करके कितना आगे बढ़ पाएंगे, ये कोई समझने को तैयार नहीं कर रहे। तो राहुल जी से यही बात किया था, आपका मेरे को बोला था उन्होंने, आपका क्या एजेंडा है? मेरा एजेंडा साफ है। 740 आदिवासी कम्युनिटीज है, ये 740 आदिवासी प्रोजेक्ट अलग अलग बनना चाहिए, उसका ऊपर अलग अलग स्टडी होना चाहिए, जिसका जितना कैपेबिलिटी है, उसका नॉलेज है, वो बेसिस पे प्रोजेक्ट बनना चाहिए। अगर एक बार ऐसा बना देंगे तो 10 साल में इस देश का आदिवासी दूसरा जनता से इक्वालिटी में आ जाएगा। जी
सर, जैसा कि आपने राहुल गांधी जी को सुझाव दिया, पॉलिसीज को लेकर के आदिवासियों के लिए काफी कुछ किया गया, मंत्रालय बनाए गए, कांग्रेस के जमाने से ही बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बने। इसके बावजूद ग्रास रूट लेवल पर एक आदिवासियों की तकलीफ ये है कि वो नक्सलियों से उलझना पड़ता है उनको, या फिर उनके बीच से ही कोई नक्सली निकल जाता है। दूसरी चीज ये है कि जंगल काटने या फिर प्राकृतिक संपदा के साथ छेड़छाड़ करने के नाम पर वन विभाग की तरफ से तमाम केसेस उस पर डाल दिए जाते हैं। तो ग्रास रूट लेवल पर उनकी तमाम तरह की परेशानियां हैं। जिस जगह वहां रहते हैं वो वहां उनको जीने के लायक सही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पाता। कौन सा मॉडल, कौन सा राज्य ऐसा है, कौन सा जिला या कौन सा ऐसा इलाका है जिसको हम मॉडल माने कि हाँ, इस तरीके से देश भर में आदिवासियों का विकास हो सकता है? ये आज तक आप देखिए, ये जिला एक एक स्टेट में, अब देखिए हमारे पास 35 कम्युनिटीज है, उसमें 12 कम्युनिटी मेजर कम्युनिटीज है, प्रिमिटिव ट्राइबल कम्युनिटीज है। यहाँ पे अपने तेलंगाना में है, चेंसू कम्युनिटी है, श्रीशैलम फॉरेस्ट एरिया में रहती है, वो प्रिमिटिव स्टेज में है। आप उसको व्यवसाय बेसिस पे आप कुछ देंगे, ट्रैक्टर देंगे तो क्या करेगा? वो तो हंटिंग करता है। बिल्कुल। तो वो तरीके से उसका प्रोजेक्ट बनना चाहिए, ये मैं बोल रहा था। तो ये नहीं हो रहा है। तो इसका ऊपर तो परफेक्ट मॉडल आज तक इंडिया में नहीं आया। मगर जब भारत को आज़ादी मिली थी, उस दिन की हालत से आज की हालत बेहतर है, क्योंकि उस दिन हम 30 साल में मर जाते थे, आज 60 साल तक जी रहे हैं। उस दिन महिला का आरक्षण 0 था, आज आदिवासी महिला का आरक्षण 40% तक आया, और पूरा देश का आरक्षण 70% पे आया, आदिवासी का आरक्षण 60% पे आया। एक कदम तो आगे बढ़ रहे हैं। उस दिन हम खाने को तड़प रहे थे, आज 2 दिन का खाना मिल रहा है। उस दिन कपड़े के लिए तड़प रहे थे, आज कम से कम कुछ कपड़े पहनने को मिलने का इलाका बहुत सारी डेवलप हुआ है। इसीलिए कुछ नहीं हुआ ये नहीं बोल सकता हूँ मैं, हुआ, मगर जितना होना था उतना नहीं हुआ। जो ढंग से होना था वो ढंग से नहीं हुआ। वो हो सकता था, मगर वो एंगल से उसका समझने का कोशिश करके प्रोजेक्ट बनाने का काम नहीं हुआ। ये होना चाहिए। तो डॉक्टर बेलैया नायक ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस की नीति नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर स्पष्ट है, और उनको साफ तौर पर लगता है कि महिला आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान किया गया है, और जायज तौर पर और सही तौर पर जो 21 पार्टियां इस समारोह में नहीं शरीक हो रही हैं, उनकी बातें सही हैं। जाहिर तौर पर बेलैया नायक साहब की बात बीजेपी के बड़े नेताओं तक, प्रधानमंत्री तक पहुंचेगी, और हो सकता है, अभी भी वक्त है कि हो सकता है कार्यक्रम में थोड़ी बहुत तब्दीली हो और राष्ट्रपति को न्योता दिया जाए। हालांकि इसको लेकर के बीजेपी की तरफ से अपनी अलग दलीलें हैं, और ये वाकई एक बहस का मुद्दा है। तो ये एक पॉइंट बोलना चाह रहा हूं मैं लास्ट में। 28 तारीख को सावरकर जी का जन्मदिन है। भारत की आज़ादी की लड़ाई में सावरकर जी का क्या योगदान है पूरा देश जानती है। वो क्या फेवर में किए थे, क्या नुकसान किए थे। क्यों बीजेपी इतना बड़ा कार्यक्रम और सांसद भवन को उस दिन लागू करना चाह रही है, ये इसका जवाब भी बीजेपी को देना पड़ेगा। जी, तो वाकई बीजेपी सावरकर जी को एक महानायक के तौर पर प्रोजेक्ट करती है और मानती भी है, और आम जनमानस में भी एक सम्मान की भावना है। और जाहिर तौर पर ये एक अलग विषय हो सकता है कि सावरकर से महान और व्यक्तित्व है कि उनके जन्मदिन को पर इस कार्यक्रम का आगाज होना चाहिए, तो एक बहस का मुद्दा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया बेलैया साहब इस पूरी बातचीत के लिए।